Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम पाई अनुभाग फिल्टर या संधारित्र निवेशी एलसी फिल्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। पाई सेक्शन फिल्टर और कैपेसिटर इनपुट एलसी फिल्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। तो देखो, ये हमारे पास क्या है, रेक्टिफायर है। हमारे पास कौन सा, फुल वेव रेक्टिफायर है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी है। और इससे जो लोड पर हमें वोल्टता मिलती थी वो ये थी, जिसकी अधिकतम मान कितना था, EM। ये हम पहले की क्लासों में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब देखो, इसको समझाने के लिए इसको मैं कुछ इस तरीके से बनाता हूँ। ये जो हमारे पास वेव है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, EM है। ये किसका आउटपुट है, किसकी निर्गत वोल्टता है, ये फुल वेव रेक्टिफायर की है। अब देखो, पाई अनुभाग फिल्टर में क्या होता है हमारे पास, इसमें ये जो पाई शेप होती है ना, इसमें क्या होता है, दो तो कैपेसिटर होते हैं। एक कैपेसिटर तो यहाँ लगा होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू दे देते हैं हम क्या, C1। एक इसमें क्या होता है हमारे पास, एक तो कैपेसिटर होता है, एक होता है हमारे पास क्या, इंडक्टर होता है, यानी कि क्या, L होता है। और एक क्या होता है हमारे पास, यहाँ पर कैपेसिटर होता है कितना, C2। ये जो फिल्टर होता है ना हमारे पास, वो कौन सा फिल्टर होता है, पाई सेक्शन फिल्टर। पाई के रूप में ये देखो, पाई दो तो कैपेसिटर है, ये डंडे के रूप में देखो C1 और C2, और ऊपर क्या लगा हुआ है, L, ठीक है। तो ये जो हमारे पास दिष्टकारी था, इससे प्राप्त जो लोड पर वोल्टता मिल रही थी, जब हमने ये नहीं लगाया था, वो इस तरीके से थी। ये कैसी है, स्पंदमान वोल्टता होती है, पल्सेटिंग वोल्टेज होती है। हमें क्या चाहिए, डायरेक्ट वोल्टता चाहिए, दिष्ट वोल्टता चाहिए, जो कि कैसी मिलनी चाहिए, ये वाली। जबकि मिलती कैसी है, इस तरीके की मिलती है। इसलिए हमने इस फिल्टर का यूज़ में ले रहे हैं, ताकि बहुत कम हमारे पास रिपल हो जाए, उर्मिका हो जाए, है ना, उर्मिका बहुत कम हो जाए। तो देखो, इसमें क्या होता है कि जब भी हमारे पास दिष्टकारी में पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल मिलती है, ये VS में, जैसे ही हमारे पास कोई भी डायोड काम करेगा, इससे जब धारा आएगी, इससे क्या बहेगी, करंट फ्लो होगी। जैसे D1 काम कर रहा है, तो D1 के द्वारा क्या फ्लो होगी हमारे पास, करंट, या फिर D2 के द्वारा करंट फ्लो होती है ना। तो जब D1 के द्वारा जो करंट फ्लो होती है ना, तो हमारे पास, अब देखो RL बाद में, उससे पहले ये लगा देंगे। ये वोल्टता कहाँ मिल रही है, देखो ये इनमें से आएगी। इस बिंदु का नाम दे देते हैं हम क्या, पॉइंट P दे देते हैं, और इसको नाम दे दिया मैंने क्या, पॉइंट Q। एक तो दे दिया मैंने पॉइंट P, और पॉइंट Q दे दिया हमारे पास। यहाँ पर पॉइंट P है और ये पॉइंट क्या है, Q है, ठीक है। तो जैसे ही डायोड काम करेगा ना, तो सबसे पहले वोल्टता हमें कहाँ मिलेगी, पॉइंट P पर मिलेगी। और पॉइंट P पर जो वोल्टता मिलेगी, यहाँ से आएगी ना, जो वोल्टता मिलेगी पॉइंट P पर, वो कैसी मिलती है, स्पंदमान पल्सेटिंग मिलती है, यहाँ मिलेगी P पर, ठीक है। अब देखो, P पर ये वोल्टता मिल रही है हमारे पास, कौन सी वाली, ये वाली। अब क्या होगा, जैसे ही वोल्टता यहाँ आएगी, यहाँ पर क्या है हमारे पास, संधारित्र है, कैपेसिटर है। क्या है यहाँ पर बिंदु P पर, पॉइंट P पर क्या है, कैपेसिटर लगा हुआ है, संधारित्र लगा हुआ है। अब संधारित्र का काम क्या होगा कि पहले लोड पर ये वोल्टता मिल रही थी ना, ये वाली मिल रही थी। मैंने आपको जब फर्स्ट फिल्टर पढ़ाया था, पार्श्व पथ संधारित्र फिल्टर, उसमें L और C2 नहीं होके केवल एक ही तो हमारे पास कैपेसिटर था, कौन सा, C1 था। तो अब एक C1 होता है, तो क्या होता है कि लोड पर जब वोल्टता पहुंच रही थी ना हमारे पास, ये मैक्सिमम तक पहुंच रही थी। उसके बाद जब लोड पर वोल्टता घटती है, तो फिर जब डायोड यहाँ से करंट फ्लो कराएगा ना, तो लोड पर वोल्टता बढ़ती जा रही है, ठीक है। आगे वोल्टता मिलती थी लोड पर, वो बढ़ती जाती थी।
फिर उसके बाद हमारे पास संधारित्र C1 भी क्या होता जाता था, आवेशित होता जाता था, चार्ज होता जाता था। फिर देखो ये क्या हो रही है, हमारे पास घट रही है लोड पर वोल्टता। जैसी लोड पर वोल्टता घटती है तो संधारित्र क्या होने लग जाता था, डिस्चार्ज होने लग जाता था। और ये अधिकतम कितना हमारे पास आवेशित होता था, EM तक चार्ज होता था। फिर ये संधारित्र हमारे पास क्या देता था, देखो लगातार वोल्टता देता था। फिर जैसे ये वाला आता था तो दोबारे से देखो संधारित्र यहाँ पर आगे लोड पर देता रहता था, L और C2 जब नहीं है, ध्यान रखना C1 का काम। फिर इसके बाद जैसे ही लोड पर वोल्टता कम होती थी दोबारा संधारित्र वोल्टता यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा है, और जैसे ही वोल्टता फिर दोबारा ये बढ़ेगी तो क्या चार्ज होता रहता है हमारे पास, C1 आवेशित होता रहता है। जैसे ही लोड पर वोल्टता घटती है तो संधारित्र देता है। इस तरीके की वोल्टता प्राप्त होती थी। हमने इसका पूरा विश्लेषण किया है, फर्स्ट जो हमने फिल्टर पढ़ा था, है ना। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती थी ना, इसकी जो EDC वैल्यू मिलती थी, हमें क्या मिलती थी वो हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। तो देखो यहाँ से ऐसे चार्ज होने लगता था संधारित्र, ये हुआ फिर डिस्चार्ज हुआ, फिर चार्ज हुआ और फिर डिस्चार्ज, आवेशित अनावेशित, आवेशित और अनावेशित। इसको खत्म करके ये C1 इस तरीके की वोल्टता क्या कराता था, लोड पर प्रोवाइड कराता था, प्राप्त करवाता था। कौन सा, C1। ठीक है, तो ये देखो मैं इसको यहाँ से शो कर रहा हूँ, ये और मैक्सिमम ये, इन दोनों ये जो वोल्टता होती थी ना हमारे पास, वो कितनी मान रहे हैं हम, ER। यहाँ से ये बढ़ रही है फिर ये घट रही है, तो ये मैक्सिमम कितनी है हमारे पास, ये देखो कितनी है ये हमारे पास, कितनी होती है हमारे पास ये ER। यहाँ से जो वेरी कर रही है, देखो यहाँ से जो बढ़ी और फिर ये जो घट रही है, ये कितनी है वोल्टता, ER है। क्लियर है। इसके बाद हमारे पास EDC क्या होती थी, ये पूरी वेव का विश्लेषण किया था हमने, याद करो आप, कि जब एक संधारित्र लगा होता था इसके बीच में हमारे पास क्या होती थी, EDC होती थी। ये किस में पढ़ा हमने ऐसा, पार्श्व पथ संधारित्र फिल्टर, शंट कैपेसिटर फिल्टर में EDC कहाँ मिलती थी, बिल्कुल बीचों बीच। और ऊपर नीचे जो वेरी कर रही है ना वोल्टता, वो कितनी मान ली हमने, यहाँ से ऊपर गई फिर नीचे, ये ER मान ली हमने। ठीक है, अब यहाँ से जो वोल्ट आएगी, अभी हम L और C2 की बात नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले वो किस में आएगी, C1 में आएगी। किस में आएगी, C1 में आएगी। और आप यहाँ पर ध्यान रखना, ये C1 में कितनी वोल्टता मिलेगी, C1 से वो वोल्टता या वोल्टेज का मान हम फूरिये प्रमेय के द्वारा देते हैं। यहाँ हमें सोल्व नहीं करना है, लेकिन वो इक्वेशन को ध्यान रखना है। ठीक है, अब ध्यान रखना, लेकिन किससे मिल रही है ये वोल्टता, कैपेसिटर C1 से। ठीक है, तो देखो फूरिये थ्योरम के अनुसार, फर्स्ट ईयर में पढ़ा था आपने ऑप्टिक्स में, है ना, वहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। फूरिये प्रमेय के अनुसार C1 से प्राप्त, किससे प्राप्त, ये कैपेसिटर जो है ना, C1 से प्राप्त उत्पन्न या प्राप्त उर्मिका वोल्टता। ठीक है, C1 से प्राप्त उर्मिका वोल्टता, क्योंकि यहाँ से दिष्ट भी आता है और प्रत्यावर्ती आता है। ये CL C2 ये कौन से भाग को ही रोकते हैं, दिष्ट वाले भाग को ही, सॉरी प्रत्यावर्ती वाले भाग को ही रोकते हैं, अल्टरनेटिंग वाले भाग को ही रोकते हैं, ताकि पूरी की पूरी दिष्ट कहाँ पहुँच जाए, RL पर। तो यहाँ C1 में कितनी उर्मिका वोल्टता हो जाती है, जब हम C1 लगा देते हैं, उसको हम फूरिये प्रमेय से देते हैं, और वो मैंने बताया है ER इज इक्वल टू क्या होती है। देखो ये कितनी चेंज हो रही है, ये यहाँ से यहाँ तक ER अपॉन पाई साइन 2 ओमेगा t और माइनस ER अपॉन 2 पाई ER अपॉन 2 पाई साइन 4 ओमेगा t। इतनी वोल्टता है। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। किसकी हेल्प से लिया हमने, फूरिये थ्योरम की हेल्प से। और इतनी वोल्टता कहाँ मिलती है हमें, पॉइंट P यहाँ, मतलब C1 में इतनी वोल्टता है, C1 से इतनी उर्मिका वोल्टता हमें मिल रही है। ठीक है, अब देखो ये वोल्टता कहाँ जनरेट हुई, C1। अब क्योंकि यहाँ पर वोल्टता मिल रही है ना,
यहाँ वोल्टता मिल रही है कितनी, EAC, इसके कारण क्या फ्लो होगी हमारे पास, करंट फ्लो होगी। अब देखो यहाँ पर आप देखो, कल भी हम डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में कि यहाँ से जो करंट आ रही है ना, यहाँ से जो करंट आ रही है ना, वो RL में ना जाकर इधर जाएगी, किसमें, C2 में जाएगी। क्यों जाएगी हमारे पास, RL में ना जाकर किस में जाएगी हमारे पास, C2 में जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि C2 जो है ना, संधारित्र जो है, इसकी जो प्रतिबाधा होती है, संधारित्र की प्रतिबाधा जो होती है वो XC = 1/ω/C2 होती है। संधारित्र का जो इम्पिडेंस होता है वो कितना होता है, 1/ω/C2। और ये जो हमारे पास इम्पिडेंस होता है ये RL से क्या होता है, हमारे पास कम होता है। ठीक है, RL का प्रतिबाधा ज़्यादा है इन कंपैरिजन C2 की प्रतिबाधा कम है, और धारा वहीं बहेगी जहाँ प्रतिबाधा कम होती है, तो यहाँ फ्लो कर जाती है किसमें, C2 में, RL में फ्लो नहीं होती है। RL की प्रतिबाधा जो है वो बहुत ज़्यादा है इसलिए। ठीक है, तो संपूर्ण उर्मिका धारा जो बहेगी ना वो किस में से होकर जाएगी, यहाँ संपूर्ण उर्मिका धारा आएगी, वो किस में से होकर जाएगी, IAC C2 में से होकर जाएगी। ये बात आप ध्यान रख लेना। RL में क्यों नहीं जा रहे, RL की प्रतिबाधा ज़्यादा है किसकी तुलना में, C2 की तुलना में, और जहाँ प्रतिबाधा कम होगी वहीं धारा चली जाती है। RL की प्रतिबाधा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ P और Q पर वोल्टता मिल रही है ना, तो इसमें दो पद आ रहे हैं, sin ωt और sin 4ωt। कौन सी वोल्टता की बात कर रहे हैं, देखो दिष्ट तो चली जाएगी, हम बात कर रहे हैं कौन सी वोल्टता की, प्रत्यावर्ती वोल्टता की, अल्टरनेटिंग वोल्टेज की। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो C1 से प्राप्त हो रही है ना, उसमें प्रथम पद जो है हमारे पास, कौन सा, फर्स्ट टर्म जो है वो ही हमारे पास इम्पोर्टेंट होती है, प्रथम पद ही। ठीक है, प्रथम पद ही क्या होता है हमारे पास, प्रभावी होता है। ठीक है, इसका इफेक्ट जो होगा ना, बाद वाले पद जो आएंगे उसको हम क्या बोल सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं उस बात वालों को। ठीक है, तो जो उर्मिका जो वोल्टता होगी ना हमारे पास, उर्मिका वोल्टता यानी कि रिपल वोल्टेज जो मिलेगी यहाँ प्रत्यावर्ती, क्योंकि ये किस लिए लगा रहे, क्या हमने ये C1L C2 ये प्रत्यावर्ती को रोकने के तो लिए लगा रहे, क्या अल्टरनेटिंग को रोकने के लिए तो लगा रहे क्या। तो इसमें जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज ये रोकेगा कितना होता है, इसमें C1 उर्मिका वोल्टता कितनी होती है, ER = ER/sin 2ωt। थोड़े से टफ है लेकिन ध्यान रखेंगे तो ये हो जाएगा ना, ER = ER/sin 2ωt। इतनी उर्मिका वोल्टता मिलती है कहाँ पर, हमारे पास C1 पर। अब इस उर्मिका वोल्टता के कारण यहाँ वोल्टता मिली है कितनी, EAC। क्या फ्लो होगी, देखो आगे क्या जाएगी, करंट जाएगी। क्या फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी, धारा। अब आगे क्या लगा हुआ है, L। अब यहाँ देखो इस पॉइंट पर दो रास्ते मिल गए, RL में तो जाएगी नहीं, मैंने अभी बताया था। किस में जाती है, पूरी IAC उर्मिका धारा किस में आएगी, C2। यानी कि यहाँ पर किसका कॉम्बिनेशन बन रहा है, देखो L और C2 का क्या बन रहा है, कॉम्बिनेशन। और ये किस में होंगे हमारे पास, सीरीज में होंगे, ये वाले कैसे होंगे, सीरीज में। और इसकी इन दोनों की जो हमारे पास टोटल इम्पिडेंस है, प्रतिबाधा है, वो मैंने आपको कल भी बताया था क्या होती है, Z = इसकी होती है XL माइनस क्या, XC। ठीक है, L की प्रतिबाधा XL और संधारित्र की प्रतिबाधा XC। XL = क्या होता है भैया, ωL, और XC = क्या होता है, 1/ωc। ये 12th क्लास में 10th चैप्टर में पढ़ा हमने ये सारी चीज़ें, है ना। तो अब हम क्या निकाल सकते हैं भैया, ये L यहाँ पर वोल्टता मिलने के कारण यहाँ कितनी करंट आ रही है, L और C2 में से। तो यहाँ जो करंट फ्लो होगी ना वो कितनी फ्लो होगी, ये बात ध्यान रखना। यहाँ करंट आ रही है हमारे पास कितनी, C2 में, IAC। कैसे निकालोगे बताओ उर्मिका धारा, इसलिए
क्या उर्मिका धारा यानी रिपल करंट जो है, प्रत्यावर्ती करंट जो है वो क्या होगी, ई आर, यानी कि ओम्स लॉ क्या कहता है कि I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन आर। तो V तो क्या है, ई आर है, और R क्या होगा, देखो L और C का कॉम्बिनेशन है, यानी कि क्या होगा, XL माइनस XC होगा। ठीक है, XL माइनस XC होगा। इसको हम और लिखते हैं, ई आर की वैल्यू क्या होती है, ई आर अपॉन पाई और साइन 2 ओमेगा टी अपॉन एक्सएल की वैल्यू, देखो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, वो 2 ओमेगा के टर्म में है ना। तो एक्सएल की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 2 ओमेगा एल माइनस एक्ससी की वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन 2 ओमेगा सी आएगी। आएगी या नहीं आएगी। इसको और सोल्व करते हैं हम, ई आर अपॉन पाई साइन 2 ओमेगा टी, और इसमें हम 2 ओमेगा सी क्या ले लिया, एलसीएम, तो ये बनेगा 4 ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस 1 बन जाएगा इतना। अब इसको हम लिखते हैं, कितना आएगा, देखो हमारे पास ये बन जाएगा, तो हमारे पास आएगा ई आर अपॉन क्या, पाई, ई आर अपॉन पाई, ये जो 2 ओमेगा, एक बात और, ये C1 है, आप सॉरी L और C2 है, तो ये C की जगह C2 है और ये भी C2 है। ठीक है, XC जो है ना 1 अपॉन 2 ओमेगा क्या है, C2 है, तो LC2 माइनस 1। तो 2 ओमेगा C2 कहाँ चला जाएगा, हमारे पास ऊपर चला जाएगा, तो क्या बनेगा, देखो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 को हम पहले लिख लेते हैं, क्या बनेगा 2ER अपॉन पाई, ओमेगा C2 भी कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ओमेगा C2 भी कहाँ चला गया, ऊपर, और नीचे क्या रह जाएगा 4 ओमेगा स्क्वायर LC2 माइनस 1 बन जाएगा, 2ER ओमेगा C2 और पाई 4 ओमेगा स्क्वायर LC2 माइनस 1, और क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन ओमेगा टी आ जाएगा। ठीक है, कितनी वैल्यू बनेगी हमारे पास, साइन ओमेगा टी की वैल्यू बन जाएगी, साइन ओमेगा टी बनेगी। लेकिन मैंने आपको बताया था हम इसका कौन सा यूज़ लेते हैं, आरएमएस मान, प्रत्यावर्ती या उर्मिका का हमेशा कौन सा वैल्यू लेना है, आरएमएस मान लेना है, यानी वर्ग माध्य मूल मान, यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो आई ए सी इज इक्वल टू 2 आ रहा है, आने दो, ई आर आ रहा है, आने दो, ओमेगा आ रहा है, C2 आ रहा है, अपॉन पाई 4 ओमेगा स्क्वायर LC2 माइनस क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, ये तो पूरा एज इट इज़ आ गया। मैंने आपको बताया था कि ये तो सारा कांस्टेंट की तरह होता है, जब वर्ग माध्य मूल मान निकालते हैं, आरएमएस वैल्यू निकालते हैं साइन या कोस की, तो ये किसके इक्वल आती है, 1 अपॉन रूट 2 के, साइन 2 ओमेगा टी का ही निकलता है हमेशा, तो वो किसके इक्वल आती है, 1 अपॉन रूट 2 के। तो इसको सोल्व करते हैं, तो आई ए सी की जो वैल्यू आएगी ना हमारे पास, वो कितनी आएगी, 2ER ओमेगा C2 अपॉन रूट 2 पाई 4 ओमेगा स्क्वायर LC2 माइनस 1 आ जाएगी। इतनी करंट फ्लो हो रही है हमारे पास, किस में से, C2 में से। ठीक है, इतनी फ्लो होके आ रही है, ध्यान रखना, यहाँ नहीं जाएगी तो ये श्रेणी क्रम बन रहा है, सारी की सारी करंट IAC किस में आ रही है, C2 में इतनी आ रही है। ये कौन सी करंट है हमारे पास, प्रत्यावर्ती करंट है। अब देखो उर्मिका धारा है, हमें आउटपुट चाहिए, आउटपुट हम किस पर लेते हैं, लोड पर लेते हैं। आउटपुट किस पर लेते हैं, हम लोड पर लेते हैं। तो देखो पैरेलल में वोल्टा या वोल्टेज, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन है, समांतर क्रम संयोजन है, समांतर क्रम संयोजन में वोल्टा या वोल्टेज जो होती है ना वो समान होती है, यानी RL पर जो वोल्टा होगी ना वो ही वोल्टा होगी जो हमारे पास किस पर होगी, C2 पर होगी। ठीक है, तो हम C2 पर वोल्टा निकाल लेते हैं, इसके पैरेलल में ये RL लगा हुआ है, वही वोल्टा कहाँ मिल जाएगी, RL पर मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो इस उर्मिका धारा IAC के कारण, ठीक है, IAC के कारण C2 पर प्राप्त क्या वोल्टता कितनी होगी, देखो इसको हम किससे व्यक्त करते हैं,
EAC से क्या होगी, देखो करंट कितनी, इसकी प्रतिबाधा कितनी होती है, और करंट V इज इक्वल टू IR, वोल्ट था, V इज इक्वल टू IR, V की जगह अब EAC है, I कितनी है IAC, और इसकी प्रतिबाधा कितनी होती है XC होती है। तो इसमें हम वैल्यू रखते हैं EAC इज इक्वल टू IAC की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2ER ओमेगा C2 अपॉन नीचे कितना है √2 पाई 4 ओमेगा स्क्वायर LC2 माइनस या 1 और XC क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा C, तो यहाँ बनेगा 1 अपॉन ओमेगा, ओमेगा की जगह भी कितना आएगा 2 ओमेगा, क्योंकि यहाँ जो टर्म ली है उसमें कितना है हमारे पास 2 ओमेगा, और C की जगह क्या है यहाँ C2 है, तो क्या आएगा C2 आएगा। ठीक है, तो देखो 2 ओमेगा C2 से 2 ओमेगा C2 कैंसिल हो गया, तो EAC इज इक्वल टू आ गया हमारे पास कितना ER अपॉन √2 पाई 4 ओमेगा स्क्वायर LC2 माइनस 1, तो ये हमारे पास क्या आ गया EAC आ गया, ER अपॉन √2 पाई 4 ओमेगा स्क्वायर LC2 माइनस 1 आ जाए। ठीक है, अब देखो इसके बाद मैं आ जाता हूँ किस पर, वापस से पार्श्व पथ संधारित्र फिल्टर पर। किस पर जा रहे हैं, पार्श्व पथ संधारित्र फिल्टर पर। ठीक है, यानी कि शंट कैपेसिटर फिल्टर पर जाते हैं। शंट कैपेसिटर फिल्टर में हमारे पास अभी L और C2 को छोड़ दो, तो यहाँ पर जो वोल्टता आ रही थी हमारे पास C1 वो ये आ रही है, यही तो आ रही है। तो देखो यहाँ बीच में क्या होती है, ये बीच में क्या है हमारे पास EDC होती है, इसका बिल्कुल वही है जो फर्स्ट में पढ़ा था, वही है EDC बीच में होती है ना। तो अब ये पूरी कितनी है हमारे पास ER है। अब ये देखो इसकी वैल्यू देखो ऊपर बढ़ रही है फिर घट रही है, फिर ये कौन सी वोल्टता है उर्मिका वोल्टता। और हमने पढ़ा था कि ये जो मान होता है ना हमारे पास जो घट रहा है बढ़ रहा है घट रहा है बढ़ रहा है, ठीक है, ये नीचे तक है पूरा, ये जो मान घट रहा है बढ़ रहा है घट रहा है बढ़ रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, वो किसके बराबर होता है उर्मिका वोल्टता। और याद करो बताओ उर्मिका वोल्टता कितनी आई थी हमारे पास पार्श्व पथ संधारित्र फिल्टर में, निकालिए देखना आप कितनी होती है EMT अपॉन 2RLC1। ठीक है, ये जो वोल्टता मिल रही है वो कहाँ मिल रही है C1 पर मिल रही है ना, ये वाली तो संधारित्र C1 आगे जब भेजता है तो वो EAC और IEC बन रही है करंट, तो यहाँ पर, और ये जो वोल्टता होती है ना यहाँ पर, ये तो टोटल है, ये ER ये हाफ होती है ये यहाँ पर, यानी कि ये किसके इक्वल होती है ER अपॉन 2 के। ये ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आपके पास क्या बनेगा डेरिवेशन बनेगा ना। तो अब इसको हम EAC निकालते हैं। देखो EAC इज इक्वल टू ये जो है हमारे पास ER अपॉन कितना √2 पाई और 4 ओमेगा स्क्वायर LC2 माइनस 1। इसमें हम क्या करते हैं 2 से तो मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड, तो ER अपॉन 2 की जो वैल्यू है ना वो हम ये लिख सकते हैं। तो EAC इज इक्वल टू क्या बनेगा EMT अपॉन कितना आ रहा है देखो EMT अपॉन 2RLC1, नीचे आ रहा है √2 पाई 4 ओमेगा स्क्वायर LC2 माइनस 1, और ऊपर 2 से क्या कैंसिल हो रहा है 2 कैंसिल हो रहा है। थोड़ा सा बड़ा हो गया डेरिवेशन, लेकिन पूछा जाता है ना। तो हमारे पास जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी होता है, ध्यान रखना पूर्ण तरंग दिष्टकारी। ठीक है, इसके लिए जो T होता है ना वो पाई अपॉन ओमेगा के इक्वल होता है। ओमेगा क्या होता है 2 पाई F, और F क्या होता है हमारे पास 1 अपॉन आवर्तकाल क्या निकल के आया था T इज इक्वल टू 2F, और ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन T होता है।
तो देखो ओमेगा ये होता है, टी ये होता है, दोनों की वैल्यू रख लेना। टी इज इक्वल टू क्या होगा, पाई अपॉन ओमेगा। ये फुल वेव रेक्टिफायर के लिए होता है, ध्यान रखना, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए। टी इज इक्वल टू 1/2f, अगर पहले की क्लास पढ़ी हो तो, है ना। और ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2πf, और एक फॉर्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। जैसे ही दोनों वैल्यू रखोगे ना तो ये निकलेगा फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ई ए सी इज इक्वल टू, ऊपर तो क्या आ रहा है ई एम, और टी की जगह क्या आएगा ई एम, टी की जगह आएगा पाई, टी की जगह क्या आएगा हमारे पास पाई आ जाएगा, ठीक है। और नीचे आएगा ओमेगा आएगा, आर एल आ रहा है, C1 आ रहा है, √2 आ रहा है, पाई आ रहा है, 4 ओमेगा स्क्वायर LC -1 आ रहा है, पाई से पाई कैंसिल, और ई ए सी इज इक्वल टू क्या आएगा, ई एम अपॉन ओमेगा RL C1 रूट और इंटू 4 ओमेगा स्क्वायर LC -1। ठीक है, बड़ा डेरिवेशन हो गया, लेकिन करना पड़ेगा हमें क्योंकि एग्जाम में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या निकाल सकते हैं, उर्मी का गुणांक निकाल सकते हैं हम। ठीक है, तो ई ए सी इज इक्वल टू क्या आ गया, ई एम अपॉन ओमेगा RL C1 √2 4 ओमेगा स्क्वायर L, और एक बात और, ये क्या है C2 -1, और ये भी क्या है C2 -1। अब देखो यहाँ पर जो दिष्ट वोल्टता होती है ना, ध्यान रखना, EDC जो होती है ना वो लगभग EM के इक्वल ही होती है, यानी कि पूर्णतः ये किस में बदल देता है, दिष्ट में। प्रत्यावर्ती वोल्टता जो हम दे रहे थे यहाँ पर वो क्या दे रहे थे, EM sin ओमेगा t। ये जो फिल्टर होता है ना वो लगभग क्या प्रोवाइड करा देता है हमारे पास, EM, यानी दिष्ट वोल्टता जो होती है ना यहाँ लोड पर, वो EDC किसके इक्वल ही होती है, EM के। इसलिए जो हम उर्मी का गुणांक निकालते हैं, रिपल फैक्टर निकालते हैं, वो क्या होगा, R इज इक्वल टू क्या होता है, प्रत्यावर्ती घटक अपॉन दिष्ट घटक। तो R इज इक्वल टू प्रत्यावर्ती घटक कितना है, EM अपॉन ओमेगा RL C1 √2 4 ओमेगा स्क्वायर L C2 -1, और EDC की वैल्यू लगभग किसके इक्वल होती है, EM के। EM से EM कैंसिल, तो 1 अपॉन ओमेगा RL C1 √2 4 ओमेगा स्क्वायर L C2 -1। इस तरीके से हम इसका क्या बना लेते हैं, डेरिवेशन बना लेते हैं। ये उर्मी का गुणांक होता है हमारे पास किसका, पाई अनुभाग फिल्टर का। इतना उर्मी का रह जाता है। तो डेरिवेशन एक बार ध्यान से करके देखना, हो जाएगा। ये पूर्ण तरंग दृष्टिकाली के लिए रिलेशन निकाल लेना इन दोनों में करके, या डायरेक्ट ध्यान रख लेना, T इज इक्वल टू क्या होता है, पाई अपॉन ओमेगा होता है। ठीक है, वीडियो लंबी हो जाती इसलिए मैंने एक बार बता दिया, पढ़ के देखना ना। आज के क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।